नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे समुदाय की जो दुनिया के सबसे पुराने और प्रभावशाली समुदायों में से एक है। जी हाँ, ब्राह्मण। चलिए साथ मिलकर उनके मिथकों से लेकर आज की हकीकत तक का ये जो सफर है ना, उसे समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा समुदाय जिसकी जड़ें किसी राजा महाराजा के इतिहास से नहीं, बल्कि सीधा सृष्टि के कहानियों से जुड़ी हों। जी हाँ, ब्राह्मणों का इतिहास इतना इतना ज्यादा पुराना है कि कह सकते हैं ये समय की शुरुआत तक जाता है। तो इस पूरे सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उनकी पौराणिक उत्पत्ति को जानेंगे, फिर समाज में उनकी भूमिका क्या रही है, और हाँ, ये भी समझेंगे कि भाई एक ब्राह्मण होने का आखिर मतलब क्या है, आज के दौर में उनकी क्या स्थिति है, इस पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में इस समुदाय के अंदर जो गजब की डाइवर्सिटी है, उसे भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, पौराणिक उत्पत्ति और इतिहास। यहाँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस समुदाय की नींव आखिर किन कहानियों और किस जमाने में रखी गई थी। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये ब्राह्मण हैं कौन? देखिए, वैदिक ग्रंथों की माने तो ये सीधे सृष्टि के रचयिता यानी भगवान ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे, और बस यही वजह है कि उन्हें ब्रह्मा का वंशज माना जाता है। अच्छा, तो इनकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये होती है वैदिक काल से। उस दौर में उन्होंने ज्ञान और अनुष्ठानों के रक्षक के तौर पर अपनी पहचान बनाई। फिर आया प्राचीन भारत का समय, जहाँ वे बौद्धिक और आध्यात्मिक लीडर बनकर उभरे। और आज के आधुनिक दौर में हम देख रहे हैं कि ये समुदाय कैसे नई चुनौतियों और नए मौकों के साथ खुद को बदल रहा है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक सम्मानित सामाजिक भूमिका। सवाल ये है कि आखिर समाज में उनका स्थान इतना ऊंचा क्यों था और उनकी जिम्मेदारियां क्या-क्या थीं? देखिए, पारंपरिक हिंदू समाज जो है वो 4 वर्णों की एक व्यवस्था पर आधारित था। अब इस सोशल स्ट्रक्चर में ब्राह्मणों को सबसे ऊपर यानी टॉप पर रखा गया था। उन्हें ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिकता का रखवाला माना जाता था, जिनका काम था समाज को रास्ता दिखाना। और हाँ, उनका काम सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो तो समाज के इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल गाइड थे। धर्म और ज्ञान की बातें बताना, राजकुमारों को शिक्षा देना, ये सारे बहुत ही जरूरी काम उनके जिम्मे थे। उनका असर सिर्फ मंदिरों तक नहीं था, बल्कि सीधा राज दरबारों तक पहुंचता था। सोचिए, राजा अपने राजगुरु, जो कि अक्सर एक ब्राह्मण ही होते थे, उनकी सलाह के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लेते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, अरे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की वो ऐतिहासिक जोड़ी, जहां एक गुरु ने ही एक पूरे के पूरे साम्राज्य की नींव रख दी थी। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर एक ब्राह्मण को असल में क्या चीज ब्राह्मण बनाती है? क्या ये सिर्फ जन्म की बात है या फिर कर्म की? देखिए, सदियों से तो यही माना जाता रहा है कि ब्राह्मण का दर्जा आपको जन्म से मिलता है। मतलब अगर किसी की माता पिता ब्राह्मण है तो बस वो भी ब्राह्मण है। ये एक तरह से हेरिडिटरी पहचान मानी जाती थी। लेकिन कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ भी है। स्कंद पुराण जैसे ग्रंथ इस सोच को सीधी चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर भी गलत काम करे, जैसे मांस मदिरा का सेवन करे, तो वो अपना ब्राह्मण होने का हक खो देता है। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग-अलग विचार आ जाते हैं। एक तरफ है जन्म से मिली पहचान और दूसरी तरफ है कर्म, ज्ञान और अच्छे आचरण से कमाई गई पहचान। और ये जो बहस है ना, ये आज भी इस समुदाय के अंदर बहुत अहमियत रखती है। ठीक है, तो अब जरा समय में आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज के दौर में। देखते हैं कि पुरानी परंपराओं और इस नई दुनिया के बीच ये समुदाय आज खड़ा कहाँ है। पुरोहित और टीचर की पारंपरिक भूमिकाओं से अब ये समुदाय बहुत आगे निकल चुका है। आज आपको ब्राह्मण हर फील्ड में मिलेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक, किसान, ज्योतिषी और तो और बॉलीवुड के सितारों से लेकर क्रिकेट के मैदान तक, हर जगह इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। अच्छा, और इनकी लाइफस्टाइल? पारंपरिक तौर पर तो ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती थी। सुबह जल्दी उठना, ध्यान, प्रार्थना, एकदम सात्विक भोजन। हाँ, ये बात सही है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी ने इन आदतों को काफ़ी बदल दिया है, लेकिन ज्ञान और सादगी जैसे कई जो मूल सिद्धांत हैं ना, वो आज भी कई परिवारों में जिंदा हैं।
और अगर हम बात करें कि ये रहते कहाँ हैं, तो वैसे तो ब्राह्मण समुदाय पूरे भारत में फैला हुआ है, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा आबादी आपको मिलेगी उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में, जहाँ कई प्राचीन ज्ञान के केंद्र भी हुआ करते थे। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहाँ हम उस सोच को तोड़ेंगे कि सारे ब्राह्मण एक जैसे होते हैं और देखेंगे कि इस एक समुदाय के अंदर कितनी जबरदस्त विविधता छिपी हुई है। ये सोचना ही एक बहुत बड़ी गलती है कि सारे ब्राह्मण एक जैसे होते हैं। असल में ये समुदाय सैकड़ों उपसमूहों में बटा हुआ है और हर एक की अपनी अलग संस्कृति है, अपनी अलग परंपराएं हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश के कन्यकुब्ज ब्राह्मण हैं तो तमिलनाडु में अय्यर और अयंगर हैं, बंगाल में मैथिल हैं तो महाराष्ट्र में चित्पावन। मतलब ये जो डाइवर्सिटी है वो भारत की सांस्कृतिक अमीरी का एक शानदार उदाहरण है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। प्राचीन ग्रंथों में तो ब्राह्मणों को उनके ज्ञान, तपस्या और लाइफस्टाइल के आधार पर 8 अलग-अलग तरह का बताया गया है, जैसे ऋषि, मुनि, श्रोत्रिय। इससे पता चलता है कि ये वर्गीकरण कितना डिटेल्ड और गहरा था। और इन सब में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है त्रिशुक्ल को। ये वो आदर्श ब्राह्मण हैं जो 3 चीजों पर खरे उतरते हैं: शुद्ध वंश, गहरा ज्ञान और पवित्र आचरण। ये बात एक बार फिर हमें उसी जगह ले आती है कि असली पहचान जन्म और कर्म दोनों से मिलकर ही बनती है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जब हजारों साल पुरानी परंपराएं आज की इस तेजी से बदलती दुनिया से टकराती हैं, तो पहचान का भविष्य क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस समुदाय के लिए नहीं, बल्कि शायद हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है।